होता था, यहाँ पे आपको 10-12% की अपसाइड देखने मिल सकती है। तो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मेट्रोपोलिस सिमिलर स्पेस में बेहतर है कंपेयर टू लालपत। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आईटी में देखें तो सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स कंसिस्टेंट मजबूती दिखा रहे हैं और उसमें से एक स्टॉक है केपीआईटी टेक का, जो कि लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहा है। इस पर व्यू क्या है? आप नेक्स्ट टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या सजेशन होगा इस स्टॉक पर? लेकिन में काफ़ी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी है जहाँ पे ब्रेकआउट्स दिखा के कंसोलिडेशन, फिर अब इस ब्रेकआउट यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल किया जाए तो इसमें जो इमीडिएट अच्छा सपोर्ट आ रहा है वो 560 565 का है। ये अगर सस्टेन हो जाए तो फिर और यहाँ से अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, लेकिन फ्रेश एंट्री में यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने खरीदा हुआ है स्टॉक तो आप इसे जरूर रख सकते हैं। अच्छा, एक बार मेटल इंडेक्स को लेकर आते हैं और उसके बाद दिखाते हैं स्टॉक जहां पर तेजी बनी हुई है। कई दिनों के बाद ये इंडेक्स चला है आज के सेशन में, और दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर निफ्टी मेटल इंडेक्स फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 116 अंकों की मजबूती है। अगर आप स्टॉक्स देखें आज के सेशन में तो सबसे ज्यादा मजबूती जिन स्टॉक्स में दिख रही है आज, उसमें हिंडाल्को है 5% ऊपर, नाल्को 3.5% ऊपर है, वेदांता, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, ये तमाम स्टॉक्स भी 2 से 5% की बढ़त दिखा रहे हैं। हालांकि अगर आप पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो नाल्को, हिंडाल्को, जेएसपीएल, वेल्सपन कॉर्प जैसे स्टॉक्स ने तो 6 से 10% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, टाटा स्टील, ये उतने स्ट्रॉन्ग मूवर्स नहीं रहे हैं। ये आज की रिकवरी के बाद या आज की तेजी के बाद कोई स्टॉक ठीक लग रहा है क्या मेटल्स में, जहां पर कोई ट्रेड बनता हो आपके हिसाब से, गौरव? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को जो सलाह दी है वो हिंडाल्को में अगर मेटल स्पेस की बात की है तो अभी थोड़ा एक उछाल आपको देखने ज़रूर मिली है, लेकिन ब्रेकआउट्स कहा जाए या मेजर रिवर्सल्स हुआ है, उसमें फिलहाल थोड़ा समय है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि सेक्युलर रैली नहीं है जहाँ पे आपको कंटिन्यूस बाइंग आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने मिल रही है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो हिंडाल्को जो है वो थोड़ा सेफ बेट लग रहा है यहाँ पे। 450 455 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, और स्टॉक जो है यहाँ पे ब्रेकआउट अगर इतने बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ये अगर सस्टेन हो जाता है लेवल 465-70 का, तो स्टॉक जो है वो एक बार 520 तक के लेवल्स आपको 10% तक के आपको अपसाइड यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो वो सबसे हिंडाल्को जो है वो सबसे क्लेवरली पोजीशन लग रहा है। इस बीच बाजार को देखिए, दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब मार्केट ट्रेड करते हुए मजबूती और एक्सटेंड हुई है, और निफ्टी 170 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। अब 17,370 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए बाजार अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। 1% की मजबूती निफ्टी में है। सिमिलरली निफ्टी बैंक भी डे हाई पर अब ट्रेड कर रहा है, यहां भी 450 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। तो मार्केट का मूड माहौल तो अच्छा दिख रहा है। 420 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। अच्छा, ऑटोज पर आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि अब जो सेल्स नंबर्स के आंकड़े रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उससे ठीक पहले आप देखिए ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स मजबूती दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स हों, टीवीएस मोटर्स थोड़े रिकवरी दिखा रहा है, और वही फोर व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, यहां पर काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो एक बार स्पेशली मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स, यहां पर क्या व्यू रहेगा? हालांकि अगर सेल्स नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मारुति के वाई वाई बेसिस पे बिक्री थोड़ी सी घट सकती है 6-7% के आसपास, लेकिन टाटा मोटर्स इस पर फोकस रहेगा जहां पर 17% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। देखिए, अगर मारुति की अगर बात की जाए और हम अगर छोटी अवधि के चार्ट देखें, आवली चार्ट्स अगर देखें, तो ब्रेकआउट होने को है, अभी तक हुआ नहीं है। 7,500 के ऊपर अगर आवली क्लोज आ रहा है तो फिर एक बार 7,700 तक जा सकता है, वहाँ पे रिव्यू किया जाए। लेकिन अगर आप ये समझे कि अगले 2 या 3 महीने का व्यू कैसा रहेगा मिनिमम, और अगर आप डेली चार्ट्स अगर देख रहे हैं तो काफ़ी एक टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे हर्डल्स जो है वो 8,200 के हैं और 6,300 का सपोर्ट है। तो जब तक ये रेंज के कोई भी डेटा पॉइंट्स को तोड़ता नहीं है, बड़ा मूव के लिए इसमें एक्सपेक्टेशन रखना वो सही नहीं होगा। तो मैं इसी तरह से इसको प्ले करूँगा कि अगर मुझे प्ले करना भी है तो मैं 2% 3% के लिए प्ले कर लूँ, जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट उस तरह से करूँ। रही बात टाटा मोटर्स की, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 460 का जो लेवल है वो बार बार एक प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर देखा जाए तो अभी ब्रेकआउट होना बाकी है। कंपेयर किया जाए अगर
मारुति से टाटा मोटर्स हाँ बेहतर हो सकता है। यहाँ पे अगर 485 की आज क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग अगर आती है तो स्टॉक फिर से एक बार 520 के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चर वाइज टाटा मोटर्स कंपेरेटिवली बेटर है कंपेयर टू मारुति। और अगर आप जैसे आपने चर्चा की थी बजाज ऑटो और दूसरे टू व्हीलर्स में, टू व्हीलर स्पेस में सबसे अच्छा बेट जो है शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में वो है आयशर मोटर का। एक अच्छा ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके स्टॉक जो है उसके ऊपर जा रहा है, छोटा डबल बॉटम ब्रेकआउट भी इसमें हो रहे हैं। तो आयशर मोटर ही ऐसा एक नाम है टू व्हीलर्स में जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल। तो आयशर मोटर्स में तो इनफैक्ट अभी पिछले कुछ देर पहले से ही जो बाइंग है वो और एक्सटेंड होते हुए दिखी है और अभी स्टॉक आकर दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। और इंटरेस्टिंग ये है कि टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है गौरव को। और अगर आप साल 2021 की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑटो स्टॉक्स में टाटा मोटर्स सबसे स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट किया है स्टॉक ने और 150% तक रिटर्न टाटा मोटर्स की ओर से 2021 में आते हुए दिखे हैं। मारुति, बजाज ऑटो ये स्टॉक्स इनफैक्ट लगा रहे हैं। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3% के नेगेटिव रिटर्न्स मारुति की ओर से आए हैं और बजाज ऑटो ने भी 5 से 6% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कन्विक्शन अभी भी टाटा मोटर्स पर ही है। सुमित हमारे साथ मौजूद है। जब 2021 के रिटर्न की बात हो ही रही है तो मारुति, टाटा मोटर्स ही नहीं बल्कि बाजार ने कैसे रिटर्न दिए, किन सेगमेंट्स ने लीड किया, किन स्टॉक्स ने पैसा बनाया, उसका पूरा लेखा जोखा लेकर सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित बताइए 2021 का क्विक रिकैप। देखिए, साल 2021 रिटर्न के लिहाज से काफी बेहतर था। जब इस पूरे साल के दौरान करीब 20% से ज्यादा रिटर्न तो सिर्फ फ्रंटलाइन इंडेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। एक एक करके कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे। निफ्टी 23% का एक शानदार रिटर्न इस साल देकर गया। सेंसेक्स में भी करीब 20% रिटर्न रहा, लेकिन बेहतरीन चाल रही मिड कैप में और उससे बेहतरीन चाल रही स्मॉल कैप में। 45% का रिटर्न मिड कैप में आता हुआ दिखाई पड़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 57% की एक शानदार तेजी के साथ ये साल खत्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक हालांकि 12% रिटर्न रहा। पीएसयू बास्केट ने ज्यादा परफॉर्मेंस दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के सामने। इसके अलावा मेटल इंडेक्स में करीब 70% का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। इस साल का सबसे बेहतरीन सेक्टर अगर कोई रहा तो था मेटल और आईटी, जहां पे 60 से 70% का रिटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ा। रियल एस्टेट स्पेस डिमांड आउटलुक इनके फेवर में, एक अच्छी मांग, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो लोएस्ट रेंट पर, उसका एक इंपैक्ट 55% का रिटर्न यहां देखने को मिला। पीएसयू बैंकिंग बास्केट करीब 43% का रिटर्न इस साल देकर गई। साथ ही साथ आप पीएसयू कंपनी से भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी 36% के आसपास रिटर्न देखने को मिला। एनर्जी स्पेस में 35%, ऑटो इंडेक्स 18% रिटर्न यहां देखने को मिला। हालांकि फार्मा और एफएमसीजी दोनों ही डिफेंसिव रहे तो रफली 5 से 10% के आसपास रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स की अगर बात की जाए जहां पर आज अच्छा इस पूरे साल में रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा, टाटा मोटर, आईटी और मेटल सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले सेक्टर, लेकिन इंडेक्स के टॉप गेनर में टाटा मोटर का नाम आया 160% रिटर्न के साथ। हिंडाल्को 90%, टेक महिंद्रा 84%, विप्रो 82%। नए रिकॉर्ड्स पे शेयर पहुंचते हुए दिखाई पड़े, शानदार तेजी उन्होंने दिखाई। टाटा स्टील 73% का रिटर्न, एक अच्छा डिमांड सिनेरियो, यूरोपियन बिजनेस का इंप्रूवमेंट, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। ग्रासिम प्रमोटर की तरफ से नई खरीदारी, सब्सिडीज का परफॉर्मेंस और शेयर में करीब 73% रिटर्न। एसबीआई, टाइटन एक अच्छी तेजी, 50% ज्यादा रिटर्न इंडेक्स में इन्होंने भी दिया। इन्फोसिस नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और आईटी की जोरदार तेजी को लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। फ्रंट लाइन इंडेक्स के तौर पर 50% के आसपास की तेजी यहां और अदानी पोर्ट रफली 50% की तेजी यहां देखने को मिली। तो ये कुछ ऐसे नाम जिन्होंने जोरदार तेजी दी निफ्टी में या फिर जोरदार तेजी दी फ्रंट लाइन स्टॉक्स में। शुक्रिया सुमित, ये पूरा एक क्विक रिकैप लेकर आने के लिए। तो 2021 तो रिटर्न के हिसाब से शानदार रहा है और उम्मीद यही करते हैं कि साल 2022 भी इसी तरीके की खुशियां लेकर आए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो मार्केट चेक तो लेंगे ही, क्योंकि मार्केट का हाल काफी स्ट्रॉन्ग, दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। फिर वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नए साल से पहले बाजार में तेजी का जश्न, निफ्टी 17,400 के पास। इस साल निफ्टी ने 24% तो निफ्टी बैंक ने दिया 13% का जबरदस्त रिटर्न। साल 2021 में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 45 से 55% तक दौड़े। चौतरफा खरीदारी से बाजार में शानदार रौनक। इस साल मेटल, रियल्टी और आईटी शेयरों ने निवेश को किया मालामाल। निफ्टी के ये तीनों इंडेक्स 50% से 70% तक उछले। अगले 3-4 साल ऐसा रनवे हमारे पास पैसा बनाने का कि शायद हमने अपनी करियर में इतना पैसा नहीं बनाया हो। तो
मुझे ये लगता है कि थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी रादर देन ब्रॉड बुल मार्केट का सपोर्ट शायद मिले ना मिले बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल्स एंड ऑल दैट, लेकिन उसके नीचे आपको शेयरों की कोई कमी नहीं नजर आती। मार्केट वेटरन शंकर शर्मा ने कहा बाजार में तेजी का रनवे है तैयार, अगले साल ऊंची उड़ान भरेगा मार्केट, इंडेक्स से ज्यादा शेयरों में रिटर्न की संभावना, रियल्टी, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग और नई जनरेशन की कंपनियों पर फोकस करने की दी सलाह। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग के मर्जर की तैयारी, बोर्ड ने दी इन प्रिंसिपल मंजूरी। आईडीएफसी का शेयर 13% चढ़ा, आज वायदा में शामिल हुआ है स्टॉक। 3, 2, 1. Congratulations, CMS Info Systems Limited. ऑसोस लिस्टिंग के बाद दौड़ा सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, 216 इशू प्राइस के मुकाबले 16% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है स्टॉक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार को फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि यहां पर तेजी बनी हुई है और अब बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहा है। तो जो नए साल का जश्न है वो बाजार पर पूरी तरीके से हावी होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब 17,400 के आसपास निफ्टी है, बैंक निफ्टी 35,500 के ऊपर और मिड कैप्स में भी वही रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तक की हाइलाइट्स क्या रही वो आपके सामने लेकर आते हैं और बताते हैं आपको अब तक की बड़ी बातें। तो बाजार का जोश हाई है लेकिन वॉल्यूम हालांकि कम है। इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी 17,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक भी करीब 500 अंक ऊपर है आज के सेशन में, 35,500 के ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए। मिड कैप्स में भी एक्शन बना हुआ है, 1.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में तो मेटल, सीमेंट, रियल्टी स्टॉक्स में अच्छी मजबूती बनी हुई है। इसके अलावा हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक्स, इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी खरीदारी का रुझान है। अब करना क्या है इन स्तरों से, ये इंपॉर्टेंट है। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर जब बाजार ट्रेड करता है तो सवाल ये है कि यहाँ पर नई खरीदारी बचे हुए सेशन के लिए करनी है या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ही करना है होल्ड। सबसे पहले निफ्टी पर व्यू ले लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पर प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा हमारे साथ मौजूद हैं। गावा साहब बताइए क्या करना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में? गुड आफ्टरनून दीपाली। अब तक तो ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, 17,400 एक लेवल था आज का, वो अचीव हो चुका। इसका मतलब ये नहीं कि अब वहां पर नीचे आएगा, लेकिन स्ट्रक्चरली जो आज ब्रेकआउट मिला है, गैप कहते हैं, ब्रेक अवे गैप, इससे लगता है कि अप मूव मिलेगा जनवरी में। आज का क्या होता है जो होने दो, बैंक निफ्टी का भी अब तक कैरी कर सकते हैं मंडे तक के लिए, लेकिन मुझे लगता है ट्रेडिंग शायद शाम तक ठीक भी हो सकता है। अगर किसी को अब लेना है तो 325 का स्टॉप लगाना पड़ेगा, 17,325 का निफ्टी पर। और ट्रेड लॉन्ग हो सकता है, कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल, लेकिन अब तक ट्रेंड इंटैक्ट। ट्रेंड तेजी का इंटैक्ट है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। खरीदारी की हुई है तो अपनी पोजीशंस को इंडेक्स पर कीजिए होल्ड। अच्छा गावा साहब, मोमेंटम इंडेक्स में नहीं है, स्टॉक्स भी काफी अच्छा रिटर्न अभी फिलहाल दे रहे हैं। अगर सुबह से अब तक की चाल देखें तो कुछ नए ट्रेड्स अच्छे लग रहे हैं क्या जहां पर खरीदारी की जा सकती हो? बिल्कुल। पहला स्टॉक मैंने हुआ अडानी पोर्ट्स, यहाँ पर अच्छा बेस बना है और बेस के बाद जो आज मूव बना है वो बढ़िया है। अडानी पोर्ट्स का जो टारगेट है मुझे 750 का नजर आता है, मेरे ख्याल से वहां तक जरूर चला जाएगा। स्टॉप होगा कितना? 725 का स्टॉप लगाएंगे अडानी पोर्ट्स पर तो चल जाएगा। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है टाटा कंज्यूमर। यहां पर भी बहुत बड़ी तेजी बाकी है। जो बेस बना है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो बताते हैं टाटा कंज्यूमर का, वो तो संकेत दे रहा है कि ऊपर जाएगा। कहां तक जाएगा? 760 पॉसिबल है, हो सकता है 1 या 2 दिन दीजिए और यहां पर आपको मिलेगा। स्टॉप कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 732 का और ट्रेड लॉन्ग टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर्स और अदानी पोर्ट, ये दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। अदानी पोर्ट तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कर रहा है ट्रेड और टाटा कंज्यूमर भी दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक ही है। अदानी पोर्ट्स में 750 के टारगेट रख सकते हैं, 725 का स्टॉप लॉस, और टाटा कंज्यूमर में आप तेजी की पोजीशंस बनाइए 760 के लाइकली टारगेट के लिए, 732 का रखिए स्टॉप लॉस। तो ये तो गाबा साहब की पिक्स हुई, लेकिन अब मिड कैप्स में एक्शन है कहां वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं इंडेक्स को, जहां पर हम ऑलमोस्ट 1.5% की स्ट्रेंथ देख रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है इंडेक्स आकर कारोबार और आज के सेशन में कई पॉकेट्स हैं जो कि मजबूती दिखा रही हैं। शुरुआत करते हैं फाइनेंस स्टॉक्स के साथ। आईडीएफसी खबरों में 13% ऊपर, दिन के ऊपरी स्तरों से हालांकि थोड़ा नीचे आया ये स्टॉक, लेकिन अभी भी 13% का मूव है। सेटन क्रेडिट केयर में 6% का मूव है। रेलिगेयर 3% ऊपर है। 5 पैसा कैपिटल में 3.5% की मजबूती दिख रही है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में खरीदारी आज। न्यू
इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी री, आईसीआईसी प्रू, आईसीआईसी लोम्बार्ड, ये स्टॉक्स भी 1 से लेकर 5% की मजबूती के साथ कर रहे हैं ट्रेड। हेल्थ केयर स्टॉक स्पेशली मिला जुला कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट कुछ फार्मा, कुछ हॉस्पिटल, कुछ डायग्नोस्टिक्स, ये मिलकर आज हेल्थ केयर इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। फोर्टिस ने आज लाइफ टाइम हाइज छुए, अभी भी 3% ऊपर है। वोखार्ड में 3.5% का मूव है। ऑरबिंदो फार्मा, बजाज हेल्थ केयर, ये भी 2% से लेकर 3.5% की मजबूती दिखा रहे हैं। रियल्टी एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद वापस उभरा है। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईबी रियल, उबरा रियल्टी, ये अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। यहाँ पर 3% तक की गेन्स इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं। सीमेंट पिछले 2 दिनों में फोकस में रहा है, और सीमेंट अगर आप देखेंगे तो रामको सीमेंट, श्री सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, यहाँ पर एक अच्छी मजबूती दिख रही है। 3% तक की तेजी के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। कुछ और गेनर्स अगर लेकर आए तो गेनर्स में आइडिया, टाटा कॉम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और भेल, यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है और काफी अच्छा मोमेंटम है। एक राय ले लेते हैं टाटा कम्युनिकेशन पर, ये एफ&ओ एंट्रेंट भी है और देखिए इसमें वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी हुई है। गाबा साहब एक बार टाटा कम्युनिकेशन पर नजर डालिए, 5.5% ऊपर दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड, क्या करना है इन स्तरों से? लार्जर टर्म टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर जो टाटा कम्युनिकेशन का है ये बढ़िया है, आज बहुत बढ़िया आपको मिला है, करीब 6% अप है। तो मेरे ख्याल से अब भी ले सकता है, किसी को लेना हो तो 1500 का एक टारगेट है, वहां पर जा सकता है। स्टॉप होगा 1450 का, प्योरली ट्रेडिंग बैट। लेकिन अगर टाटा कंज्यूमर को थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर देंगे तो मुझे एक स्टॉक अच्छा लगता है, बाय गोल्ड है, 1400 का स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, तो ये खरीदारी वाला स्टॉक ही लग रहा है। व्यू पॉजिटिव है टाटा कॉम पर, 5.5% की मजबूती दिखा रहा है। लेकिन अब बात करेंगे आउटलुक 2022 की। साल 2021 खत्म होने को है और सबकी नजर साल 2022 पर टिकी हुई है, और अब नजरें टिकी हुई हैं कि कंपनियां जो हैं, कॉर्पोरेट्स जो हैं, वो साल 2022 में कैसी परफॉर्मेंस इन कंपनीज की ओर से आ सकती है। इसी कड़ी में हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर चर्चा करेंगे, जो कि खबरों में भी रहा है। लेकिन उससे ठीक पहले एक खबर आपकी स्क्रीन पर नीचे आप देख रहे हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे। टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ाने का जो पूरा मामला है वो टला है। इनफैक्ट ये खबर हमने आपको कल भी बताई थी कि जो जीएसटी दर है जो 5% से बढ़ाकर 12% हो सकती थी, वो फैसला टल सकता था। और अब इस खबर पर ये सोर्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो प्रस्ताव था वो फिलहाल टल चुका है। खासतौर से टेक्सटाइल पर जो जीएसटी है वो 5% से जो बढ़कर 12% करने का प्रस्ताव था, वो पूरा मामला अब टलते हुए दिखा है। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें ये टेक्सटाइल पर बढ़ी दरें टालने का फैसला किया गया है। जो बढ़ी हुई दरें थी ये 5% से बढ़ाकर 12% तक ही 1 जनवरी से लागू होनी थी, और अब जो जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग होगी उसमें इस पर डिसीजन होगा टाइमलाइन को लेकर कि कब ये दरें बढ़ाई जाएंगी या फिर नहीं। असीम अंचंदा और डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद है। असीम बताइए, ये जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर क्या डिसीजन लिया गया है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जीएसटी दरों में जो टेक्सटाइल पर जो दरें बढ़नी थी वो 5% से बढ़कर के 12% जो होनी थी, और ये फैसला जो है 1 जनवरी से लागू होना था। लेकिन आज जब बैठक हुई जीएसटी काउंसिल में तो इस पर सहमति बन गई है कि फिलहाल दरों को बढ़ाने को जो है टाल दिया जाए। फिलहाल ये लागू नहीं होगा। अगली बैठक जब भी जीएसटी काउंसिल की होगी उसमें ये फैसला किया जाएगा कि इसका आगे करना क्या है, इसको कितने वक्त के लिए टाला जाएगा। लेकिन फिलहाल ये 1 जनवरी से लागू जो है वो नहीं होने जा रहा है। खासतौर पे कई सारे राज्य हैं जिन्होंने इसका विरोध जो है वो किया था। इसमें तमिलनाडु था, तेलंगाना था, वेस्ट बंगाल था, राजस्थान था, गुजरात था। इनका कहना था कि अगर ऐसे जीएसटी बढ़ता है तो इससे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर जो एमएसएमई है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर जो है वो पड़ेगा, उनको काफी नुकसान जो उठाना जो है वो पड़ेगा। तो जीएसटी काउंसिल में इसको लेकर के सहमति जो है वो बन गई है। फिलहाल इस फैसले को टाल दिया गया है। अगली जब बैठक होगी तो उसमें डिसाइड होगा कि इसको कब लागू जो है वो करना है। तो अगली जो मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल की उसमें अब टाइमलाइन पर डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल ये फैसला टलता हुआ दिखा, एक रिलीफ टेक्सटाइल स्पेस के लिए। और देखिए शायद यही वजह है कि एक्सपर्ट हम तमाम टेक्सटाइल स्टॉक्स में देख भी रहे हैं, फिर चाहे वो हिम्मत से घसीटे हो, अरविंद हो, बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक्स में एक मोमेंटम बनते हुए दिखा है। सेंचुरी टेक्सटाइल एक स्टॉक जहां पर एक टिक देखने को मिल रहा है। शुक्रिया असीम में तमाम डिटेल्स बताने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और हम बात कर रहे थे आउटलुक 2022 की, और इसी कड़ी में आज हमारा फोकस रहेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर, क्योंकि फाइनेंस स्टॉक्स अगर आप देखेंगे साल 2021 में कोई बहुत खासा एक्शन स्टॉक्स में नहीं रहा है, और अगर मार्केट की परफॉर्मेंस से रिलेट करें तो फाइनेंस स्टॉक्स ने इनफैक्ट अंडर परफॉर्म ही किया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो पिछले 1 साल के दौरान
10% के रिटर्न्स आए हैं, 15% के आसपास के रिटर्न्स आए हैं, लेकिन अगर पिछले 6 महीने या फिर 3 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। लेकिन अब अगर आप दिसंबर की बात करेंगे तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट ही नहीं, श्रीराम ग्रुप काफी फोकस में रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग का एक बड़ा ट्रिगर है जो कि इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। अब अगला साल कैसा रहेगा, आगे की क्या योजनाएं हैं, इस पर बातचीत करेंगे श्रीराम कैपिटल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के वीसी और एमडी उमेश रेवंकर हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अगर हम साल 2022 की बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए जो मेरे हिसाब से जो 2 बड़े ट्रिगर दिखते हैं, एक तो है इंश्योरेंस बिजनेस पर आपका फोकस, जिसके लिए आप इन्वेस्टर्स भी ढूंढ रहे हैं और आप काफी अग्रेसिव हैं, और दूसरा है ऑटोज की रिकवरी, जो कि इसी साल आ सकती थी लेकिन वेरियस रीजंस की वजह से, फिर चाहे वो चिप शॉर्टेज की समस्या हो या फिर वेरियस फैक्टर्स हो, वो रिकवरी नहीं आई है। तो पहले तो इन दोनों बड़े ट्रिगर्स पर आपकी राय क्या है, 2022 में कैसे रह सकते हैं? थैंक यू। हमारा एक विचार है कि इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है श्रीराम ग्रुप के लिए, और हमें लगता है कि नेक्स्ट डिकेड, अगले 10 साल में इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में बहुत ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडियन बिजनेस में और इंडियन एक एक्टिव बिजनेस एक्टिविटी में बहुत कम है। आइदर पीपल आर अंडर इंश्योर्ड और एसेट्स आर अंडर इंश्योर्ड, दोनों बहुत अंडर इंश्योर्ड है। इसलिए इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत अच्छा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी हमको है। सो इसलिए हम श्रीराम ग्रुप का पूरा स्ट्रेटेजी और पूरा एक स्ट्रेंथ, नेटवर्क स्ट्रेंथ हम इंश्योरेंस बिजनेस में एक हम डिप्लॉय करने वाले हैं। वो अगले 10 साल का प्लान है, लेकिन एक अभी इमीडिएटली वो एक्शन हम रोल आउट करेंगे। As far as vehicle is concerned, मुझे लगता है कि vehicle demand postpone हो रहा है। It is not just because of chip shortage. इकोनॉमी अभी भी पूरा एक रिकवर नहीं हुआ है और इकोनॉमी स्लोली इज ओपनिंग अप। वो कितना इकोनॉमी ओपन होता है उसका अंदाज से व्हीकल का डिमांड आएगा। अभी भी एक कार सेक्शन में चिप शॉर्टेज का वजह से कार सेल्स कम हो गया, लेकिन कमर्शियल व्हीकल स्टिल आई फील द इकोनॉमी नीड टू ओपन अप। अभी if you say last 6 months, lot of IPOs are coming. Next year 2022 में भी बहुत सारा IPO का plans है। इसका मतलब कि new investment is coming, private investment is coming into manufacturing. कितना एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एडिशनल कैपेसिटी में नया प्रोडक्शन में आ जाता है, उतना डिमांड बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि फर्स्ट 6 months आर वेरी क्रूशियल इन द नेक्स्ट ईयर। डिमांड Jan to जून डिमांड बहुत अच्छा रहेगा नया व्हीकल के लिए, और यूज्ड व्हीकल का डिमांड तो ऑलरेडी इट इज गुड एंड वी फील दैट इट इज फर्दर इम्प्रूव। बिल्कुल। इनफैक्ट ये चीज तो 2021 में देखने को मिली भी है, जो कि यहाँ पर उमेश जी ने पॉइंट आउट की भी, कि जो नए व्हीकल की सेल्स है वो पोस्टपोन्ड हुई है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। लेकिन हाँ, यूज कार मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि एक तरफ डिलीवरीज गाड़ियों की नहीं मिली तो यूज कार मार्केट ने काफी बूम किया है। अच्छा, अगर मैं इसी सेगमेंट की बात करूं, आपने कमर्शियल व्हीकल्स की बात की, ये हमने देखा है कि कमर्शियल व्हीकल की सेल्स पिकअप हुई है और पिछले 6 महीने स्पेशली काफी बेहतर रखे हैं और एक स्पार्ट हमने रिकवरी आते हुए देखी है। तो यूज्ड कार सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो रिकवरी हमने देखी है, किस पेस से आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, या फिर अगर हम नए व्हीकल्स की डिमांड में इंक्रीज देखेंगे तो उसका इंपैक्ट कुछ उस फ्रंट पर आते हुए दिखेगा? अभी न्यू व्हीकल का सेल्स Jan to March नेचुरली इट विल बी हायर, क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रिसिएशन के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए दे बाय व्हीकल। Jan to March में रिप्लेसमेंट व्हीकल का डिमांड ज्यादा रहता है और नेचुरली देयर इज ए हायर डिमांड। और दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट स्पेंड, व्हाट वी आर विटनेसिंग इज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का डिमांड, गति शक्ति योजना और बाकी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का डिमांड अभी इट इज इन द वर्ज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और वहां डिमांड बहुत बढ़ेगा। सो अगले साल स्पेशली फर्स्ट Jan to April में
बहुत सारा डिमांड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंड हमको देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा, माइनिंग एक्टिविटी सबड्यूड था लास्ट ईयर, फुल लास्ट ईयर, बिकॉज देयर वाज एक्सेस रेंज इन मेनी ऑफ द कोल एंड रिलेट माइनिंग एरियाज। वो सब डिमांड अभी पिकअप हो जाएगा। सो फर्स्ट 6 months are very crucial for new heavy vehicle demand. The ICV and small commercial vehicle demand बहुत अच्छा है। अभी भी LCV demand is very good because last mile distribution का demand अच्छा है, और the FMCG movement अच्छा है, and even the white goods movements are coming back. So all these are discretionary spend is going up. All these are positive. So I feel everywhere we see positive signals, and it should do very well in first 6 months. ओके तो चलिए, ये तो उमेश जी एक सेंस आपने दिया कि कैसा ऑटो सेगमेंट करेगा, पर्टिकुलर सेगमेंट्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर उसी तरीके से डिसबर्सल्स आपके बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर श्रीराम ग्रुप से जुड़ी हुई है वो है पूरी रिस्ट्रक्चरिंग जो आप प्लान आउट कर रहे हैं। आपने शुरुआत में कहा कि जो इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर आपके अग्रेसिव प्लान्स हैं वो अगले 10 सालों के लिए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है एक प्राइवेट इन्वेस्टर की। खबरें ये हैं, रिपोर्ट्स ये हैं कि KKR 10% स्टेक ले सकता है, 1800 से 2000 करोड़ में डील हो सकती है। ये प्राइवेट इन्वेस्टर या फिर इस नए इन्वेस्टर को लेकर आपके कमेंट्स क्या हैं? Shriram Group में we always have welcomed investors, good investors to come in. तो हमारा आपका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए तो राइट फ्रॉम दी क्रिस कैपिटल और TPG, lot of investors have come into Shriram. They have been very happy. So हमारा any new businesses when we start after थोड़ा एक मेच्योरिटी होने के बाद we do invite the investors to come in so that we also get some kind of a support and also the advice, support, suggestions coming from private investors एक helpful हो जाता है कि business build-up करने में, business scale करने में। और यानी उमेश जी आपकी प्राइवेट इन्वेस्टर से बातचीत चल रही है, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर कंपनी का हिस्सा बनेगा? प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात वो होते रहते हैं, क्योंकि whenever you have एक नया बिजनेस है, लाइफ हो, जनरल हो, एक हमारा डिस्कशन तो चालू रहता है। So right now, yes, you are right that one of the private investors we are discussing, and it is under the process. So I cannot अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन वो प्रोसेस में। ओके, फेयर एनफ। ओके, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टर से बातचीत चल रही है, और क्योंकि ये अंडर प्रोसेस है तो ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर रिवील नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ ये एक इंडिकेशन उमेश जी ने जरूर दिया कि नए इन्वेस्टर कोई कंपनी में आ सकता है। शुक्रिया उमेश जी आपका। और इनफैक्ट जब ये खबर आएगी ऑफिशियल